और देखिए यहाँ पर मैं आपको लगभग 25 के आसपास ग्रंथों के बारे में बताऊंगा और हो सकता है कि ये वीडियो काफ़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, लेकिन ये पक्का है मित्रों कि यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आपको निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में बेनिफिट होगा ही होगा। ठीक है, नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। तो एक बार ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। यदि आप सीरियसली अगर इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, आप वाकई में तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, पहले ग्रंथ की बात करते हैं, ताज उल मासिर, और इसके जो लेखक थे सदरुद्दीन हसन निज़ामी। और इस ग्रंथ से हमें 1229 ईस्वी तक के इतिहास की जानकारी मिलती है। इससे पूर्व की जानकारी हमें मिलती है क्योंकि इसी के आसपास 1229 के आसपास ये ग्रंथ लिखा गया, तो उससे पहले की जानकारी हमको इससे प्राप्त होगी, बाद की नहीं होगी। और इस ग्रंथ में अजमेर नगर की जो समृद्धि थी उस समय, उसका वर्णन दिया गया है। साथ ही देखिए अजमेर और आसपास के इलाके पर जो मुग़ल आक्रमण किए गए, उन आक्रमणों की विस्तार से यहाँ पर जानकारी दी गई है। ठीक है, तो ये था ताज उल मासिर ग्रंथ। अगले ग्रंथ की बात करते हैं, तबकात नासिरी, और इसके जो लेखक थे वो थे काजी मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज जो है वो अपने समय के काफ़ी बड़े विद्वान और इतिहासकार और साहित्यकार थे। और इन्होंने देखिए इस ग्रंथ में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के राज्यकाल से लेकर के सुल्तान नासिरुद्दीन के राज्य के 15वें साल तक का इतिहास इन्होंने विस्तार से लिखा है इस ग्रंथ में। और इस ग्रंथ में जो भी जानकारी दी गई है वो लेखक ने स्वयं अपने जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर लिखी है। और साथ ही साथ इस ग्रंथ में लेखक ने यह भी बताया है कि जो उत्तर पूर्वी जो राजस्थान था, अलवर और आसपास का जो क्षेत्र है, वो उस समय मेवात के नाम से जाना जाता था। और साथ ही साथ इस ग्रंथ से यह भी पता चलता है कि नागौर और जालौर पर जो भी मुस्लिम आक्रमण उस समय हुए, उन सब की भी जानकारी इस ग्रंथ में लेखक ने विस्तार से दी है। देखिए अगला ग्रंथ आता है खज़ाइन उल फुतूह, और इसके जो लेखक थे अपने समय के बहुत महान और बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार और साहित्यकार थे अमीर खुसरो। और इसके बारे में, इनके नाम के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे। और अमीर खुसरो के बारे में देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है अमीर खुसरो इतिहास में। तो इनसे संबंधित कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो इस वीडियो के जस्ट बाद में अपलोड करूंगा, जिसमें अमीर खुसरो के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। क्योंकि इनसे संबंधित बहुत से प्रश्न जो है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने काफ़ी रचनाएं लिखी है और वो रचनाएं काफ़ी फेमस भी है। ठीक है, और हिंदी से भी संबंधित इनका काफ़ी अच्छा संबंध रहा है। खड़ी बोली के आविष्कारक माने जाते हैं ये। ठीक है, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है और इनके लिए एक अलग से वीडियो मैं इसके बाद में अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर खज़ाइन उल फुतूह, इसके लेखक अमीर खुसरो, और 1311 ईस्वी में इस ग्रंथ की रचना इन्होंने की। और इस ग्रंथ में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो शासन सुधार के जो प्रयास किए गए, मूल्य नियंत्रण है, बाज़ार भाव नियंत्रण है, इसके अलावा और भी जो आर्थिक उन्होंने जो सुधार किए, कर वगैरह में काफ़ी उन्होंने चेंजेस किए टैक्स प्रणाली में, तो इन सब का इसमें विस्तार से बताया गया है इस ग्रंथ में। और राजस्थान के संबंध में बात करें इस ग्रंथ में, तो देखिए रणथंभौर और चित्तौड़ का इन्होंने काफ़ी वर्णन किया है। और रणथंभौर पर जो मुग़लों के आक्रमण किए गए, उनका भी इन्होंने इस ग्रंथ में विस्तार से उल्लेख किया है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया, तो उस अभियान में अमीर खुसरो जो थे वो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ में स्वयं उपस्थित थे। और इसी कारण उन्होंने, अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ में सती प्रथा जो थी या जो जौहर था, उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। और इस भाषा में अमीर खुसरो ने देखिए बड़ी क्लिष्ट और अलंकरण वाली भाषा का प्रयोग किया है। और इसी कारण से कभी कभी जो है इतिहास में ऐसी अद्भुत भाषा के कारण, अद्भुत शैली के कारण से इतिहास में कुछ भ्रम भी पैदा हो जाता है। और अमीर खुसरो की 2 रचनाएं और है। पहला है गुरात उल कमाल और दूसरा है देवल रानी। और दोनों ही ग्रंथों से हमें रणथंभौर के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। अगले ग्रंथ की बात करते हैं, तारीख़ फिरोज़ शाही, और इस ग्रंथ के लेखक थे जियाउद्दीन बर्नी। और जियाउद्दीन बर्नी जो थे वो भी अपने समय के महान इतिहासकार और साहित्यकार थे और कई राजाओं के दरबार की इन्होंने शोभा बढ़ाई। और इस ग्रंथ से भी हमें देखिए रणथंभौर पर जो आक्रमण किए मुग़लों ने, उन आक्रमणों के बारे में विशेष तौर से जानकारी प्राप्त होती है।
अगले ग्रंथ की बात करेंगे तुजुक ए बाबरी। ठीक है दोस्तों, और ये स्वयं बाबर का लिखा हुआ ग्रंथ है और इसे हम बाबर नामा के नाम से भी जानते हैं। यह ग्रंथ वास्तव में बाबर ने अपनी जीवनी के हिसाब से लिखा और यह तुर्की भाषा में लिखा हुआ है। और एक मज़ेदार बात देखिए दोस्तों कि बाबर नामा जो है इतिहासकारों की नज़र में एक प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, अर्थात इतिहासकार भी इस ग्रंथ पर विश्वास करते हैं कि बाबर ने जो बातें लिखी है वो काफ़ी हद तक लगभग सही है। लेकिन देखिए फिर भी कहीं कहीं पर बाबर ने कुछ ऐसी बातों का इसमें उल्लेख कर दिया है इस ग्रंथ में जिससे कुछ भ्रम पैदा हो जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए कि बाबर ने इस ग्रंथ में लिखा कि राणा सांगा ने बाबर को, जब बाबर विदेश में था, तुर्की की तरफ था, तो राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रित किया कि आइए और आप भारत पर हमला कीजिए। लेकिन यह बात जो है वो इतिहास में अन्य ग्रंथों से कहीं भी प्रमाणित नहीं होती है कि राणा सांगा ने जो है वो बाबर को निमंत्रण दिया कि आप भारत आकर भारत पर हमला कीजिए। और बाबर ने पानीपत के युद्ध से लेकर खानवा के युद्ध तक के बीच का जितना भी समय था उस समय का अच्छा वर्णन बाबर ने इस ग्रंथ में किया है। और बाबर ने साथ ही साथ अपने अभियान में रास्तों में जो मार्ग या जो रास्ते या जो भौगोलिक स्थिति थी उसका भी साथ के साथ उन्होंने अच्छा वर्णन किया है बाबर ने। तो देखिए कुल मिलाकर के बाबर का जो बाबरनामा है उससे एक तो देखिए मेवात और मेवाड़ इनकी सीमाओं का निर्धारण करने में, इतिहास में इन दोनों की जो सीमाएं थी उनका निर्धारण करने में हमें इस ग्रंथ से काफ़ी सहयोग मिलता है। और साथ ही साथ बाबर देखिए इस ग्रंथ में राजस्थान की जो जलवायु है, यहाँ की जो कृषि है, फसलों के प्रकार है, सिंचाई के साधन है, मौसम है, रेगिस्तान है, इन सब का उसने अच्छा वर्णन किया है। अगला ग्रंथ आता है तारीख़ मुबारक शाही और इसके लेखक थे याहिया बिन अहमद अब्दुल्ला सरहिंदी। और देखिए यह जो ग्रंथ है तुगलक वंश की हमें अच्छी जानकारी देता है। जो फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक, ये जो काल था उनकी उस काल की हमें अच्छी जानकारी ये ग्रंथ उपलब्ध कराता है। इस ग्रंथ से हमें मुबारक शाह खिलजी द्वारा मेवात के बहादुर नासिर के विरुद्ध किए गए अभियान की जानकारी मिलती है। और साथ ही साथ चंबल के जो बीहड़ थे उन बीहड़ों में से गुजरने वाले जो मार्ग थे, रास्ते थे, उनके बारे में भी हमें यहाँ पर इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। अगला ग्रंथ आता है हुमायूं नामा। ठीक है दोस्तों, और हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया और इस ग्रंथ से हमें हुमायूं के मेवाड़ और मारवाड़ दोनों के साथ में जो संबंध थे हुमायूं के, उन संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। और देखिए हुमायूं जब शेरशाह से पराजित हो गया, हार गया, उसके बाद में वह मालदेव से मिलने आए, सैन्य सहयोग के लिए आए। और वो किस रास्ते से गए और वो वापस क्यों चले गए, ठीक है, हमें पता है कि इतिहास में कि मालदेव ने उनकी उस समय सहायता नहीं की थी। तो इन सब घटनाओं की जानकारी हमें इस ग्रंथ से, हुमायूं नामा से प्राप्त होती है। और साथ में देखिए गुलबदन बेगम ने राजस्थान की जो जलवायु थी उस समय की, जो गर्म जलवायु, उसका वर्णन किया है। साथ में देखिए रेगिस्तान जो है उसका भी अच्छा वर्णन किया है, रेगिस्तान के मार्गों का अच्छा वर्णन किया है। ठीक है, अगला ग्रंथ आता है तज़किरात उल वाक़यात और इसके जो लेखक थे वो थे जौहर आफ्ताबची। और बेसिकली यह ग्रंथ भी जो है वो हुमायूं की ही जीवनी है। और इस ग्रंथ में लेखक ने रेगिस्तानी इलाकों में जीवन जीने में जो कठिनाइयाँ जो आती है लोगों को, उन कठिनाइयों का वर्णन जो है इसमें बखूबी किया है लेखक ने इस ग्रंथ में। और साथ में हुमायूं जब मालदेव से मिलने गए तो वो किन किन मार्गों से गए, कौन से नए मार्ग उन्होंने अपनाए, इसके बारे में भी जानकारी इस ग्रंथ से हमें पता चलती है। और अगला फेमस ग्रंथ आता है अकबरनामा और इसके लेखक के बारे में आप जानते होंगे, काफ़ी महान साहित्यकार रहे हैं, इतिहासकार रहे हैं, अबुल फजल। देखिए इस ग्रंथ में अबुल फजल ने मेवाड़, मेवात, जयपुर, कोटा, भरतपुर इन क्षेत्रों की भौगोलिक जो परिस्थिति थी, जो जलवायु थी, जो भूगोल था, उसका विस्तार से उल्लेख किया है इस ग्रंथ में। और अबुल फजल इस ग्रंथ में कहते हैं कि जो मेवाड़ जो था वो अधिक समय तक स्वतंत्र क्यों रहा, या फिर वहाँ पर परतंत्रता क्यों नहीं रही, या वहाँ के राजा इतने स्वतंत्र क्यों रहे। तो इसके पीछे मेवाड़ की जो भौगोलिक स्थिति थी और जो वहाँ की जो परिस्थितियाँ थी, भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनके कारण से मेवाड़ जो है वो हमेशा सुरक्षित रहा। जल्दी से जो दुश्मन था वो आसानी से वहाँ तक पहुँच नहीं पाता था, और पहुँचता था तो बड़ी कठिनाइयों के साथ पहुँचता था।
इस कारण से मेवाड़ जो था वो एक सुरक्षित क्षेत्र था। ये अबुल फजल के हिसाब से उन्होंने कहा है अपने ग्रंथ में, अकबरनामा में। और साथ ही अकबर ने अजमेर में जो जितने भी निर्माण कार्य करवाए वो सब निर्माण कार्यों के बारे में भी इस ग्रंथ में खूब अच्छी तरह से बताया गया है। और साथ ही साथ राजस्थान के जो भी राजा जिन्होंने अपनी राजकुमारियों का विवाह अकबर से किया, उन राजकुमारियों के बारे में भी इसमें बताया गया है। और साथ ही साथ देखिए, जो राजस्थान का जो पवित्र धार्मिक स्थान है पुष्कर, उसका भी इसमें अच्छा वर्णन किया है अकबरनामा में अबुल फजल ने। और साथ ही साथ उस समय के जो मार्ग थे, प्रमुख मार्ग, उनका भी इसमें वर्णन किया है।